Hello everyone, welcome to the Code Yourself Academy. Here in this video, we are going to start our next unit of information system. In the last unit of this subject, unit 6, managerial issues in software project, right? तो इसमें हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में क्या क्या मैनेजरियल इश्यूज हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वाले यूनिट में आपके कवर करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर मार्केट, राइट? तो सॉफ्टवेयर मार्केट क्या होता है, हमें ये समझना है। तो आज सॉफ्टवेयर मार्केट इज द कलेक्टिव एनवायरनमेंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट। सो आप मार्केट से ही समझ सकते हैं कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर आप शॉपिंग करने जाते हैं, राइट? सो शॉपिंग करने जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी कुछ डिमांड होती है, राइट? उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको कुछ सप्लाई मिलती है, राइट? सो आप लोगों की एक डिमांड होगी तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलती है, सप्लाई मिलती है। और उस सप्लाई से रिलेटेड आप क्या करते हैं, मनी पे करते हैं। तो ये मनी जो है वो यहाँ पर जो आपका दुकानदार है, कोई भी शॉपकीपर है, ये उसके लिए डिमांड है मनी, और आपके लिए डिमांड क्या है, कुछ भी आपका गुड्स या सर्विसेज रिलेटेड। सो सॉफ्टवेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जो सॉफ्टवेयर है ना उसका बाय और सेल कर रहे हैं, उसकी डिमांड एंड सप्लाई करते हैं। सो आई होप आपको सॉफ्टवेयर मार्केट समझ आया होगा। नाउ सॉफ्टवेयर मार्केट इकोसिस्टम, सबसे पहले सॉफ्टवेयर मार्केट ही होता है, राइट? तो इट्स द कोर इन्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन। तो सबसे पहले तो ये आपका एक पूरा इन्वायरमेंट ही होता है, यहाँ पे जितना भी सॉफ्टवेयर के लेन देन से रिलेटेड काम होता है वो सब यहीं हो रहा होता है। उसके बाद होता है आपका पार्टिसिपेंट्स, राइट? ये वो एंटिटीज़ होती हैं जो कि जिनको सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर जो सॉफ्टवेयर बेचना चाहती हैं। तो ये पार्टिसिपेंट्स वही लोग ही तो होते हैं जो कि उसमें पार्ट ले रहे हैं, चाहे तो वो खरीदने वाले हों चाहे वो बेचने वाले हों ना। पार्टिसिपेंट्स में आप दोनों ही चीज़ें ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो इट्स द ऑफरिंग विद इन द सॉफ्टवेयर मार्केट। तो आपने पार्टिसिपेंट्स, आपको पता चल गया कि जो इंसान ये तो बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं उनको आप पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। वहीं जो चीज़ बेची जा रही है या जो चीज़ खरीदी जा रही है उसको आप प्रोडक्ट और सर्विसेज बोलते हैं। देन है आपका ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म। अभी आपके पास चीज़ें हैं, गुड्स हैं आपके पास खरीदने वाले भी हैं, आपके पास बेचने वाले भी हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या चाहिए कि ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगा, है ना? पैसे भी तो चाहिएंगे, है ना? एक्सचेंज किस तरीके से होगा, चाहे तो वो पैसों के रिलेटेड हो, राइट, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो ना, बस आपको एक्सचेंज करना है यहाँ पे। तो मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सचेंज, किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर का एक्सचेंज करेंगे, पैसे लेकर के करेंगे या फिर आप उससे उतना ही कुछ और दूसरा सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, रिलेटेड टर्म्स हैं, राइट? देन है आपका मार्केट डायनामिक्स। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें होती हैं, है ना, जो भी सॉफ्टवेयर मार्केट को शेप करने के लिए आपको चीज़ें चाहिएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इट्स अ फोर्सेज शेपिंग द सॉफ्टवेयर मार्केट। जो भी चीज़ें आपको एक मार्केट को शेप करने के लिए चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी मार्केट डायनामिक्स में आ जाती हैं। नाउ सी टारगेट ऑडियंस, ये क्या होता है? ऑडियंस में क्या है कि आप क्या क्या ऑडियंस जो है जो आपकी टारगेट हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपका कंज्यूमर सॉफ्टवेयर, या तो आप किसी एक इंडिविजुअल को जब बेचें, है ना, एक इंडिविजुअल यूजर को जब आप बेचेंगे तो वो कंज्यूमर सॉफ्टवेयर हो जाता है। कैसा सॉफ्टवेयर? वो आपका एक कंज्यूमर सॉफ्टवेयर हो जाता है जो कि कोई इंसान अपनी पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है, जैसे कि पर्सनल प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस टाइम के लिए जब सॉफ्टवेयर बेचा जाता है, किसी ऐसे कंज्यूमर को जब सॉफ्टवेयर बेचा जाता है जो कि सिर्फ अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ करने वाला है, तो उसको आप कंज्यूमर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वहीं जब आप किसी एंटरप्राइज के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ डिज़ाइन करते हैं तो आप उसको एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर किसी बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अगर किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं और बेचते हैं तो उसको एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वहीं डेवलपर टूल्स वो टूल्स होते हैं या वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए। तो आई होप आपको ये टाइप समझ आए, है ना? जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसको बेचना है हमें आगे चल के, राइट? तो ये जो सिस्टम है हमको किसको आगे चल के बेचना है, तो उनके बारे में सोचते हुए, उनको अपने दिमाग में रखते हुए ही हम अपना जो सॉफ्टवेयर उसको डेवलप करते हैं। तो सबसे कंज्यूमर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जब आप किसी इंडिविजुअल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आप उसको कंज्यूमर सॉफ्टवेयर कह देते हैं। वहीं जब आप किसी भी बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम उसको एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जब आप किसी प्रोग्रामर के लिए, किसी डेवलपर के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम उसको डेवलपर टूल्स या डेवलपर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नाउ सी डिप्लॉयमेंट मॉडल, ऑन प्रीमिसाइज सॉफ्टवेयर।
तो इट इज़ इंस्टॉल्ड एंड रन ऑन द यूजर्स ओन हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो सिस्टम है ना, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके ही हार्डवेयर पर, आपके ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंस्टॉल होने वाला है और रन होने वाला है, राइट। और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि इंटरनेट पर चलते हैं। आपको ध्यान में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि जितने भी गेम्स होते हैं ना, आप उनको डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, अपने सिस्टम में रख लेते हैं, और जब भी आपका मन होता है, चाहे आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो या नहीं हो, आप गेम खेल सकते हैं। वहीं कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन खेले जाते हैं, तो उनको आप खाली जब इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होगा, आप तभी उनको खेल सकते हैं। तो इट इज़ एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस विद द वेंडर मैनेजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस। और वहीं आपके पास जो हाइब्रिड सॉफ्टवेयर होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। कुछ वो क्लाउड बेस्ड सोल्यूशंस होंगे उसके, और कुछ वो आपका प्रीमिसाइज होगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ऑन प्रीमिसाइज मतलब कि आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको हर टाइम कनेक्टिविटी नहीं चाहिए होती। जो क्लाउड बेस्ड होता है वो खाली इंटरनेट पर ही चलता है, उसके लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए होती है। नाउ सी फंक्शनैलिटी। तो ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, यहाँ पे आपको मैंने टारगेट ऑडियंस बताई, ये यहाँ से आपका ना टाइप्स ऑफ मार्केट स्टार्ट था, टाइप्स ऑफ मार्केट, राइट। आई एम जस्ट राइटिंग। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले टाइप्स ऑफ मार्केट आप लोग पढ़ रहे हैं, टारगेट ऑडियंस, है ना, आपकी क्या ऑडियंस होगी उसके अकॉर्डिंग जब आप मार्केट में जाते हैं। तो और उसके बाद डिप्लॉयमेंट मॉडल, एंड अभी हम देखेंगे फंक्शनैलिटी के ऊपर जब आपका मार्केट होता है तो वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इट मैनेजेस हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। तो जब ये आप फंक्शनैलिटी के बेसिस पर किसी मार्केट में जा रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर मार्केट में जब जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड होगा, है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर आपका क्या होगा जो कि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो बस आप ऐसे समझे कि जब आप फंक्शनैलिटी वाले किसी भी सॉफ्टवेयर मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको मिल सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल सकता है, एक आपको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर मिल सकता है ना, जैसे कि आपका स्प्रेडशीट एनालिसिस, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए आपको एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर मिल सकता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आपको मिल सकता है जो कि आपको करेगा कि आपके सिस्टम में कोई भी वायरसेस ना आए, है ना, कोई एंटीवायरस या फायरवॉल टाइप। देन आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि आपका जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपको चाहिएगा। देन आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बना हुआ हो, वो भी फंक्शनैलिटी में ही आएगा, राइट। जैसे कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी हेल्थ केयर के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए ही बना है, कुछ है जो किसी फाइनेंस के काम के लिए ही बना है, सिर्फ कुछ है जो किसी एक ना पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही बना है, तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। नाउ फोर्थ टाइप है आपका लाइसेंसिंग मॉडल। तो लाइसेंस से रिलेटेड सबसे पहले आप परपेचुअल में क्या होता है कि इट्स अ वन टाइम फ्री ग्रांट्स द यूजर द राइट टू यूज द सॉफ्टवेयर इनडेफिनिटली, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आप ऐसे दीजिए, आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। यानी आपका सब्सक्रिप्शन लाइसेंस, सब्सक्रिप्शन यानी कि यू हैव टू किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी फीस देनी होगी, या तो आप मंथली दे लीजिए या तो आप एनुअली दे दीजिए, है ना, आपको एक फीस देनी पड़ती है बार बार। देन आपका ओपन सोर्स लाइसेंस, यानी कि ये एकदम फ्री है ना, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड अवेलेबल एंड ऑफन फ्री टू यूज़, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट, राइट। तो ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि वो एकदम फ्री है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, और अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो कन्वीनियंट है, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, और उसको अगर वो सही होंगे तो हम उनको देखेंगे भी, ऐसा भी हो सकता है। देन आपका फ्रीमियम, तो इट्स अ बेसिक वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज ऑफर्ड फॉर फ्री while advanced features require a paid subscription। तो फ्रीमियम में क्या होता है भाई कि आपको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगी, आपको लालच देंगे, राइट, और फिर कुछ चीज़ें एडवांस फीचर्स जो होंगे वो आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। तो ये होता है आपका लाइसेंसिंग मॉडल के तौर पर जब आपका सॉफ्टवेयर मार्केट होता है। तो मतलब कि ये सारे आपको सॉफ्टवेयर्स मिल सकते हैं। तो अभी आपने क्या जाना कि कितने सारे टाइप्स के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। कंज्यूमर सॉफ्टवेयर हो सकता है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो सकता है, डेवलपर टूल्स करके एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका ऑन प्रेमिसाइज सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका हाइब्रिड सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपके पास सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकते हैं, आपके पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपके पास परपेचुअल लाइसेंस मॉडल हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर हो सकता है, सब्सक्रिप्शन टाइप सॉफ्टवेयर हो सकता है, ओपन सोर्स टाइप सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर प्रीमियम सॉफ्टवेयर हो सकता है।
तो इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट्स, आपको एक पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पर मिलेगा। इट्स अ टारगेट ऑडियंस में क्या क्या था, फंक्शनैलिटी, डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड लाइसेंसिंग मॉडल। तो ये एक डायग्राम है जिससे कि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड्स शेपिंग द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट्स, राइट। तो सॉफ्टवेयर मार्केट जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो हमें पढ़ना है। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सबसे पहले तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग ही आपको पता है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो है चीज़ें थोड़ी सी शिफ्ट हो रही हैं कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस पे, है ना। जो सोल्यूशंस हैं वो थोड़े से सस्ते हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़े से सस्ते हो रहे हैं। देन आपका मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो किसी ना मोबाइल पर आपको पहले डिज़ाइन करके देखना है कि वो मोबाइल पर कैसा दिखता है, राइट। देन है आपका AI/ML इंटीग्रेशन, अभी आपके सॉफ्टवेयर्स में AI/ML इंटीग्रेशन भी हो रहा है फॉर ऑटोमेटिंग द रेगुलर टास्क। देन है आपका लो कोड डेवलपमेंट, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी नॉन टेक्निकल यूजर्स हैं वो भी एप्लीकेशंस को आसानी से बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लो कोड डेवलपमेंट यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। देन आपका साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी में क्या है, इट एड्रेसेस द ग्रोइंग नीड फॉर रॉबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स, राइट। कि अलग ही आपका जो सॉफ्टवेयर है आपने डेवलप किया है, अच्छी बात है आपने किया है, तो वो सिक्योर है या नहीं वो भी हमें यहाँ पर जानना है। नाउ सी की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉफ्टवेयर परचेज डिसीजंस, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को खरीदने जा रहे हैं तो आप उसको खरीदेंगे या नहीं, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि दिमाग में रखने हैं, राइट। एक यूज़र को या फिर एक डेवलपर को, बेचने वाले को या फिर किसी खरीदने वाले को। सबसे पहले है उसका फंक्शनैलिटी, राइट। आपको एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी, फीचर्स, कैपेबिलिटीज़ ठीक से पता होंगी तभी तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको वो खरीदना है या फिर नहीं खरीदना। और सेकेंड वन इज योर यूजेबिलिटी, पता होना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है आप उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, है ना, किस किस जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड है आपका परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यानी कि स्पीड क्या है, एफिशिएंसी क्या है आपके सॉफ्टवेयर की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी कैसी है ना, सिक्योर रख पा रहा है चीज़ों को या फिर नहीं। इंटीग्रेशन, जितने भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनके साथ वो इंटीग्रेट ठीक से कर पाएगा या नहीं, यही सारी चीज़ें। और उसी चैलेंजेस इन सॉफ्टवेयर मार्केट, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो स्किल्स गैप, तो अर्जेंट नीड टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ स्किल प्रोफेशनल्स, ऐसा हो सकता है कि स्किल्स के गैप हो जाए वहाँ पे। सेकंड है आपका डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, हो सकता है आपका डेटा सिक्योर ना हो, प्राइवेसी को थोड़ा सा हार्म हो सकता है। एंड काउंटरफीटिंग, तो यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ भी ऐसी ना लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, है ना, चीज़ें बहुत जल्दी से यहाँ पे चेंज हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी जो है, चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं जो आपको सॉफ्टवेयर मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। योर नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर मार्केट सेगमेंटेशन। तो सॉफ्टवेयर मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, सेगमेंट्स आप लोग जानते हैं छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब आप जो सॉफ्टवेयर मार्केट है ना उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे सब ग्रुप्स में, है ना, तो उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो आप इसको यहाँ पर जब पढ़ेंगे, सो सॉफ्टवेयर मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ओवरऑल सॉफ्टवेयर मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स और सेगमेंट्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। This allows software vendors to tailor their marketing, product development, and sales effort to specific groups, resulting in more effective strategies and increased revenue. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सॉफ्टवेयर मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप जो मार्केट है उसको सेगमेंट्स कर दें ना, टुकड़ों में तोड़ दें, तो जब आप ऐसे समझें कि यहाँ पर क्या होगा कि किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम क्या करेंगे कि जो हमारा मार्केट है उसके लिए छोटे छोटे ना ग्रुप्स बना देंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में या सेगमेंट्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे। सपोज आप किसी मार्केट में जाएं तो आपको बताया जाए, आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे होता है ना कि ये मेन सेक्शन है, ये विमेन सेक्शन है, ये किड सेक्शन है, तो ऐसे सेक्शंस हम बना देते हैं, तो ग्रुप्स हम बेसिकली बना देते हैं, सेगमेंट्स बना देते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर मार्केट में भी सेगमेंट्स बना रहे हैं। Now see benefits of market segmentation। सबसे पहले होता है आपका टारगेटेड मार्केटिंग, सो इट कस्टमाइज कैंपेन्स टू एड्रेस स्पेसिफिक सेगमेंट नीड्स। सो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सेगमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या होगा कि जो टारगेटेड
पर्सन है ना वही जाएंगे वहाँ पर, यानी कि मेन सेक्शन में मेन ही जाएंगे, वीमेन सेक्शन में वीमेन जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर तो जिसको जिस भी स्पेसिफिक थिंग की, जिस भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की नीड है वो उसी सेगमेंट में जाएंगे। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना, आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो डेवलपमेंट है वो और अच्छा हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि हम किस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, तो हम उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ें जो है डेवलप कर रहे होंगे। इनहेंस सेल इफेक्टिवनेस, राइट, सेल्स बढ़ेगी आपकी। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए अपने दिमाग बना के आया कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, तो वो उसी ही सेगमेंट में चला जाएगा, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ेगा, राइट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, राइट, आप अगर नए हैं किसी चीज़ में और आप कंपटीशन से थोड़ा सा डर रहे हैं, तो जिस फील्ड में कंपटीशन कम है आप उस फील्ड के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, राइट। ऑप्टिमाइज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, है ना, आप प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, है ना, सेगमेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स जो हैं वो अच्छे से एलोकेट हो सकते हैं, इफेक्टिवली एलोकेट किए जा सकते हैं। ठीक, कॉमन सेगमेंटेशन वेरिएबल, क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं सेगमेंटेशन के लिए? सबसे पहले होता है आपके पास डेमोग्राफिक्स, कंपनी साइज, है ना, कंपनी का क्या साइज है, स्मॉल बिजनेस, मिड साइज एंटरप्राइजेस, लार्ज एंटरप्राइजेस, दिस इज क्रूशियल एज नीड्स एंड बजट्स वेरी ग्रेटली। तो आप इसे समझें कि यहाँ पर क्या होगा कि कंपनी का साइज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपने सेगमेंट्स बनाए हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री क्या है वो, है ना, वो हेल्थ केयर है, वो फाइनेंस है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो रिटेल है, किस तरीके की इंडस्ट्री है आपने उसके अकॉर्डिंग सेगमेंट्स बनाए हैं, है ना। आपने लेबल डाला है कि ये हेल्थ केयर का सेगमेंट है, राइट, और ये आपका फाइनेंस का सेगमेंट है, तो इस तरीके से आपने क्या किया है, आपने लेबल्स बनाए हैं, तो दिस इज नोन एज अ इंडस्ट्री सेगमेंटेशन। देन है आपका लोकेशन, है ना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, रीजनल डिफरेंसेस कैन इन्फ्लुएंस सॉफ्टवेयर प्रेफरेंसेस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो किस किस लोकेशन पे हैं, तो किस किस तरीके के सेगमेंट्स हैं, है ना, आप कर सकते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करने चाहिए, सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू, है ना, कितना पैसा वो चाहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नाउ सी साइकोग्राफिक्स, ग्राफिक्स यहाँ पर क्या है, आप दिमाग से खेल रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान का दिमाग कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करेंगे या फिर हम सेगमेंट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपके पास इनोवेटर्स, तो ये लोग कौन होते हैं इनोवेटर्स, ये नई टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेटर्स कौन लोग होते हैं, जो कि नई जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ जल्दी ही अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना, उसके अडॉप्टर्स होते हैं कि हाँ भाई नई चीज़ आई है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। देन है आपके पास अर्ली अडॉप्टर्स, है ना, ओपिनियन लीडर्स हु इन्फ्लुएंस अदर्स, तो यहाँ पर क्या है कि ये वो लोग होते हैं, ये वो लीडर्स होते हैं जिनको दूसरे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाएंगे तो ये बात की संभावना है कि ये जो चीज़ें हैं, आपने जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है वो बहुत सारे लोगों तक जाएगा। फिर आपके पास मेन स्ट्रीम अडॉप्टर्स, द मेजोरिटी ऑफ द मार्केट हु अडॉप्ट टेक्नोलॉजी आफ्टर इट हैज़ बिकम प्रूवन, तो मेन स्ट्रीम अडॉप्टर्स वो होते हैं कि जो लोग किसी भी टेक्नोलॉजी को तब एक्सेप्ट करते हैं जब वो प्रूव हो जाती है, राइट, तब उसका जो है आप एकदम ऐसा आप फील करें कि हाँ ये एकदम से सेटिस्फाइड है, ये एकदम सर्टिफाइड है, ये प्रूव हो चुकी है, अभी हम इसको यूज़ करेंगे। देन आपके पास लैग राइट्स, तो रेजिस्टेंस टू चेंज एंड स्लो टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ये वही होता है जो कि आपका क्या कहेंगे कि हम नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो हमारे पास पुरानी चीज़ें हैं हम उन्हीं को ही एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो ये उनके अकॉर्डिंग सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं। देन आपका बिहेवियरल, तो यूजर्स रेट, राइट, कोई कितना यूज़र है ना यूज़ करता है, कोई हैवी यूज़र है, कोई मॉडरेट यूज़र है, कोई लाइट यूज़र है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाना, प्राइसिंग करना, फीचर्स डालना। देन आपके पास परचेज ओकेजन, है ना, कोई कैसे परचेज कर सकता है, इनिशियल परचेज, अपग्रेड, रिप्लेसमेंट, है ना, तो ये सारी चीज़ें। देन आपके पास बेनिफिट्स आउट, राइट, कॉस्ट सेविंग होना चाहिए या फिर एफिशिएंसी बढ़ी हुई होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए, इनहेंस कोलैबोरेशन होना चाहिए। ये सारे बेनिफिट्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जब आप सेगमेंट्स क्रिएट करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स आउट। देन आपके पास लॉयलिटी स्टेटस, है ना, लॉयल कस्टमर्स हैं, है ना, स्विचर्स है, पोटेंशियल कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें। लॉयल कस्टमर्स आर वैल्यूएबल फॉर रिपीट बिजनेस एंड एडवोकेसी। देन आपके पास टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, जो चीज़ें हैं, राइट, वो टेक्निकल यूज़र्स में जानी है या नॉन टेक्निकल यूज़र्स हैं, ये सारी चीज़ों को जब डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, है, ये टेक्निकल यूज़र्स के लिए, नॉन टेक्निकल यूज़र्स के लिए सॉफ्टवेयर हमने क्रिएट किया है। नाउ सी टेक्नोग्राफिक, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, राइट, क्लाउड फर्स्ट, ऑन प्रीमिसाइज फोकस्ड, हाइब्रिड इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ना। जब इस तरीके की अडॉप्शन होती है, जब इस तरीके का सेगमेंट्स होते हैं तो हम उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल। नाउ सी सॉफ्टवेयर स्टैक, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है,
राइट। कोई एक डेटाबेस है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर जब हैं आपके पास। सिक्योरिटी पोस्चर ना, कोई हाईली सिक्योरिटी नीड करता है, किसी को मॉडरेट सिक्योरिटी चाहिए, किसी को लो सिक्योरिटी चाहिए। जब आप इनमें डिवाइड करते हैं तो ये आपका होता है सिक्योरिटी पोस्चर। एंड देन है हमारे पास needs based, right? Specific business challenges, improving customer retention, streamlining supply chain, enhancing data security। जब कोई भी एक स्पेसिफिक चैलेंज होता है किसी भी बिजनेस में, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ डेवलप किया जाए, कुछ सेगमेंट बनाए जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक बिजनेस चैलेंजेस। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जितनी भी रेगुलेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चीज़ें क्रिएट करनी है ना। जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें जब क्रिएट करनी होती है तो वो आती है आपके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स में। इंटीग्रेशन नीड्स, राइट। किस किस चीज़ से आपका जो है, अगर वो सीमलेसली चीज़ों से इंटीग्रेट कर पा रहा है या नहीं, है ना। तो इस तरीके की जब आप डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन नीड्स, है ना, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंटीग्रेट ठीक से कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो जब आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो उसको हम इंटीग्रेशन नीड्स बोलते हैं। आप इसको एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको ठीक से समझ आएगा व्हाट आई एम सेइंग नाउ। देन सी आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन कंपनी साइज, इंडस्ट्री लोकेशन एंड रेवेन्यू। देन आपके पास साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन technology, adoption stages and behavioral traits. Behavioral segmentation based on uses, patterns and loyalty status. Technographic segmentation based on technology, adoption, software stack and security needs. Need-based segmentation based on specific challenges, है ना, and compliance requirements. तो ये सारी strategies हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर का जो सेगमेंटेशन है, सॉफ्टवेयर मार्केट का जो सेगमेंटेशन है वो किस तरीके से हो सकता है, किन किन बेसिस पे वो बेसिकली हो सकता है। नाउ उसी मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस, किस तरीके से आप सेगमेंटेशन करेंगे। सबसे पहले डेवलप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी क्रिएट करें। सेलेक्ट टारगेट सेगमेंट्स, आपको क्या क्या सेगमेंट्स बनाने हैं, है ना, आप उसको पहले ही ध्यान में रखें, दिमाग में रखें ना कि हमें इस टाइप के सेगमेंट बनाने हैं। इवेल्युएट सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, है ना, क्या चीज़ है उसमें जो कि अट्रैक्ट करेगी, वो सारी चीज़ें क्रिएट करिए। देन है आपके पास डेवलप सेगमेंट प्रोफाइल, हर सेगमेंट की अपनी एक प्रोफाइल डेवलप करिए एंड एनालाइज द डेटा, राइट। वेरियस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जब आपके सॉफ्टवेयर मार्केट्स में नई नई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नई चीज़ें टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती हैं, तो क्या होता है। सबसे पहले आपका AI/ML इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी क्या हो रहा है कि आपका जो है चीज़ें AI पावर्ड हो गई हैं, मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन हो गया है, तो उनसे भी चीज़ें कुछ जो है चेंज हुई हैं। तो किन किन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है हम वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वही सबसे पहले आपका AI एंड ML इंटीग्रेशन, तो AI पावर्ड साइबर सिक्योरिटी टूल्स बन गए हैं, इंटेलिजेंट कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स हो गए हैं। अभी क्या है कि किसी इंसान को बैठना नहीं पड़ रहा बात करने के लिए, कस्टमर्स है, चैटबॉट्स हैं जो कि आपका जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देंगे। बेसिक ऑटोमेशन फीचर ना, जो चीज़ें बेसिक्स ही हैं जो कि उसी तरीके से होनी है, एक एक साइकिल में ही होनी है, तो रिपीटेटिव टास्क हैं जो आप उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। पर्सनलाइज मार्केटिंग ऑटोमेशन, है ना, आप अपनी कोई पर्सनलाइज चीज़ें भी क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऑटोमेशन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं बाय यूजिंग AI एंड ML। नाउ सी क्लाउड नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है ना। ट्रेंड क्या है, ओवरव्यू ऑफ क्लाउड नेटिव प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी। इम्पैक्ट क्या हो रहा है, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड नेटिव अप्रोचेस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी क्लाउड नेटिव यानी जो कि वेब पर हो रही हैं सारी चीज़ें। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस फॉर क्लाउड नेटिव चीज़ें, मतलब कि चीज़ें क्या है, सॉफ्टवेयर जो है वो आपके क्लाउड पर चल रहे हैं, तो इस तरीके की आपकी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इवोल्यूशन ऑफ लो कोड या नो कोड प्लेटफॉर्म, ऐसी चीज़ें आपकी क्रिएट हो रही हैं जहाँ पर क्या है कि जो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है वो भी चीज़ें क्रिएट कर पा रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम क्रिएट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग नो कोड और लो कोड प्लेटफॉर्म्स। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, राइट। देन है आपके पास साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स एंड प्रायोरिटीज़, तो सिक्योरिटी है भाई, ट्रेंड में आ गई है कि आपको भी साइबर सिक्योरिटी जो है उसको आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है, राइट। साइबर सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, एंटीवायरस और सारी चीज़ें आपको क्रिएट करके रखनी है कि वायरसेस जो है ना हमारे सिस्टम में आए। नेविगेटिंग डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस चैलेंजेस, है ना, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। सो रेगुलेटरी चेंजेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स है। तो क्या हो रहा है कि भाई जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो वहाँ पर चीज़ें नई चीज़ें बढ़ रही हैं, वैसे ही चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, राइट। प्राइवेसी थोड़ी सी जो है लोगों की छिन रही है, राइट। जैसे जैसे आप नई चीज़ें बना रहे हैं, ChatGPT से जब लोग बात करते हैं तो वो फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं। अभी गिबली ट्रेंड चला था जो कि भी ख़त्म हो गया है, तो उसमें क्या था कि अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो अपनी प्राइवेसी का भी थोड़ा सा
हर्ट करें अपनी प्राइवेसी को। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं, जैसे जैसे नया नया ट्रेंड आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं। और उसी सर्वरलेस कंप्यूटिंग ट्रेंड, अभी सर्वरलेस कंप्यूटिंग भी हो रही है, राइट। सो ट्रेंड क्या है, ओवरव्यू ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग बेनिफिट्स ना। हम ये देख रहे हैं कि सर्वरलेस जब कंप्यूटिंग होगी तो उससे क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें होंगी। इफेक्ट ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग ऑन डेवलपमेंट, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, अगर हम सर्वरलेस चीज़ें करते हैं तो क्या होगा ना, हम यहाँ पर वो कर रहे हैं। और उसी प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इज अ क्रिटिकल फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अ वेल डिफाइंड प्लान एक्ट एज अ रोड मैप गाइडिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन। तो भाई आप लोगों को सबको पता है कि प्लानिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप किसी भी काम को करने जाए, कुछ भी करने जाए, तो आपको सबसे पहले प्लान बनाना ही होता है। और ये बहुत नेसेसरी सी चीज़ है और एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बट किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपके पास पूरा ना दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि हमें किस तरीके से ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरीके से आप अचीव करेंगे, तो ये कुछ भी सही चीज़ नहीं होगी। नाउ सी पुअर प्लानिंग लीड्स टू स्कोप क्रीप, मिस डेडलाइंस, बजट ओवररन्स एंड अल्टीमेटली प्रोजेक्ट फेलियर, राइट। तो अगर आपने प्लानिंग ही ठीक से नहीं की है, पुअर प्लानिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, राइट। प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज, यहाँ पर इनिशिएशन फेज में क्या होता है, सबको पता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे आपके प्रोजेक्ट के, राइट। स्टेक होल्डर को आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिजिबिलिटी स्टडी आप करने वाले हैं, हाई लेवल स्कोप डेफिनेशन आप करेंगे, अपनी जितने भी प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज हैं उसको डिफाइन करेंगे। एक ऊपर के लेवल से आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको देखेंगे कि आपको क्या क्या क्रिएट करना है और क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, राइट। तो ये आपका इनिशिएशन फेज होता है। और उससे रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट प्रोसेस, ये आपका सेकंड स्टेज होता है। यहाँ पर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लिख रहे होते हैं, एलिसेट रिक्वायरमेंट्स है ना, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है स्टेक होल्डर की, आप वो सब लिखेंगे, उनको डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे रिक्वायरमेंट्स में भी कि कौन सी जो रिक्वायरमेंट है वो हाई प्रायोरिटी पर रखनी है, कौन सी लो प्रायोरिटी पर रखनी है। लो प्रायोरिटी वाली जो है अगर वो छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाई प्रायोरिटी वाली छूटनी नहीं चाहिए। वैलिडेट रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने लिखी हैं वो एकदम क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए, वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, राइट। अगर आपने जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं वो एकदम ठीक से लिखी हुई हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो ठीक से बनेगा, राइट, क्योंकि आपने सब चीज़ सही से लिखी है जो आपको क्रिएट करनी है, आपको पता है कि आपको क्या क्रिएट करना है। नाउ सी कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग का जो मैनेजमेंट है उसकी प्लानिंग किस तरीके से करनी है, ये उसकी एक थोड़ी सी डायग्राम है। आप इसे समझेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आपको मैनेज किस तरीके से करना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का स्कोप आपको पता होना चाहिए। देन है आपका शेड्यूलिंग, है ना, आप सब चीज़ों को जो है शेड्यूल करें, डायग्राम्स बनाएं, है ना, एनालाइज करें कहाँ से कहाँ चीज़ें ट्रेवल हो रही हैं, पाथ्स डिसाइड करें, डिपेंडेंसीज को फाइंड करें। देन है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आप जो रिस्क हैं आपके प्रोजेक्ट में उन सबको फाइंड करें कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर फेल कर सकता है, क्या क्या रिस्क इसको हो सकते हैं। कम्युनिकेशन प्लान करें, है ना, आपको कितनी फ्रीक्वेंटली बात करनी है, आपको किस चैनल से बात करनी है, कौन सी पार्टी से आपको ज़्यादा बात करनी है, राइट। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, है ना, आपका जो काम है ना उसमें टास्क बनाइए ना, उसको और टास्क को है ना आप उसको ब्रेक करें, छोटे छोटे टास्क बनाएं, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर और जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा जल्दी बनेगा और आपको पता होगा, आपके दिमाग में भी ये बात होगी कि हाँ मैंने आज कुछ कंप्लीट किया है। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस क्रिएट करें। रिसोर्स एलोकेशन, है ना, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिएगी, क्या क्या लोग आपको चाहिएंगे, क्या क्या इक्विपमेंट आपको चाहिएगा, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको चाहिएगा, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बजटिंग आपको पता होनी चाहिए, लेबर कॉस्ट क्या होगी, मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, इक्विपमेंट कॉस्ट क्या होंगी, सॉफ्टवेयर कॉस्ट क्या होगी, ये सारी चीज़ें भी आपको लिखी हुई होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। टास्क एस्टिमेशन, है ना, क्या क्या टास्क है और कैसे कैसे वो कंप्लीट होने वाला है, उसको एस्टिमेट भी तो आपको करना चाहिए ना कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्या क्या चीज़ें हमको इसमें चाहिएगी। बॉटम अप एस्टिमेटिंग आप कर सकते हैं, 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग आप कर सकते हैं, पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग आप कर सकते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट आप ले सकते हैं। चेंज मैनेजमेंट प्लान, है ना, आपको लगे कि हाँ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं इस मैनेजमेंट प्लान में, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी आप कर सकते हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम टाइट शेड्यूल है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर कुछ कमियां लग रही हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे चेंज करना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसे डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस, एजाइल मैथडोलॉजीज, आइटरेटिव, स्पाइरल, वाटरफॉल, ये सब आपको पता है, राइट। नाउ सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, डायग्रामिंग टूल्स होते हैं, स्प्रेडशीट्स होती हैं, ये सारे आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में आ जाते हैं, राइट। आपका स्प्रेडशीट्स होती है, वहाँ पे आप टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और डायग्रामिंग में आप विजुअल रिप्रेजेंटेशंस कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में आती हैं। की स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नई नई चीज़ों के साथ आप उसको एकोमोडेट कर पाएँ। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं आपके सिस्टम में तो आप उनको ठीक से एकोमोडेट कर पाएँ। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, सब चीज़ को मॉनिटर करके रखें, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपके सिस्टम में होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, वो सब आप करें, है ना। चीज़ों को मतलब कि ध्यान रखें कि कुछ ऐसा आप कर रहे हैं तो मॉनिटर करके रखें। रिस्क मैनेजमेंट, है ना, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं आगे चल के, उनको आप शुरू से ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। उसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पिटफॉल्स, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें कुछ कमियां भी रह सकती हैं, तो किस जगह पर आप कमी कर सकते हैं वो आप यहाँ पर समझें ताकि आप कमी ना करें। अनरियलिस्टिक एस्टिमेट्स, आप क्या करेंगे कि कुछ भी अनरियलिस्टिक सा एस्टिमेट कर सकते हैं ना। आप बजटिंग में कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, आप कॉस्टिंग में कुछ एस्टिमेट में कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अनरियलिस्टिक एस्टिमेट्स का मतलब है कि कुछ आपने अनरियलिस्टिक सा एस्टिमेट कर लिया है ना, कुछ ऐसा मान लिया है, या तो आपने ये सोच लिया कि ये मैं 2 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 महीने में कंप्लीट नहीं होगा, तो ये एक अनरियलिस्टिक सा एस्टिमेट है। पुअर कम्युनिकेशन, जब आप अपने स्टेक होल्डर से ठीक से कम्युनिकेट ना करें तो उसको भी आप एक पिटफॉल समझ सकते हैं। इग्नोरिंग डिपेंडेंसीज, क्या क्या डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो भी पिटफॉल हो सकता है। इनएडिक्वेट रिक्वायरमेंट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो ही सही, फिर वो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पिटफॉल हो सकता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आने कि जो मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं, राइट। नाउ हियर यू कैन सी सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन मैट्रिक्स। तो आपका जो सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है उसको आप किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे, ये उसका एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले लाइंस ऑफ कोड, है ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें लाइंस कितनी है। देन आपका स्टोरी पॉइंट्स, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपके पास जो डिपेंडेंसीज हैं वो क्या क्या हैं, राइट। इट्स अ पॉइंट्स प्रोवाइड अ रिलेटिव एंड लो टेक डिपेंडेंसी एस्टिमेट, है ना, कि क्या क्या आपके पास जो डिपेंडेंसी है उसकी क्या क्या एस्टिमेट्स हैं, क्या क्या डिपेंडेंसी हो सकती है आपके पास। फंक्शन पॉइंट्स, तो फंक्शन पॉइंट्स ऑफर एट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ फंक्शनैलिटी। तो आपके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं, फंक्शन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपका टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट मेजर, उसको आप फंक्शन पॉइंट्स बोलते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का फंक्शन पॉइंट्स वही होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, आपको समझ में नहीं आए फंक्शंस जो वहाँ पर होते हैं। यूज केस पॉइंट्स, तो यूज केस पॉइंट्स बैलेंस कॉम्प्लेक्सिटी विद लो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूज केस पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बैलेंस करने का जो काम करते हैं वो आपके यूज केस पॉइंट्स करते हैं। नाउ सी टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, डीकम्पोजिशन, एल्गोरिथम मॉडल्स, एक्सपर्ट जजमेंट, एनालॉजी, ये क्या होते हैं आपके सॉफ्टवेयर साइज़ की एस्टिमेशन करने में आपकी हेल्प करते हैं, ये टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पर हम इनको पढ़ रहे हैं कि वो टेक्निक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आपके पास एक्सपर्ट जजमेंट, है ना, आप किसी भी पुराने एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें हैं और ये आप हमको बता दीजिए कि क्या क्या साइज़ रहेगा। सो रिलाइंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, किसी डेवलपर के ऊपर, किसी आर्किटेक्ट के ऊपर, टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसके प्रोज क्या क्या है, क्विक होगा, क्योंकि जिसने इतना टाइम से कोई काम कर रहा है तो उसको वो जल्दी से वो बता देगा, है ना। और जो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है ना, वो उनको टाइम नहीं लगता फिर चीज़ों को बताने में, वो जल्दी से आपको बता सकते हैं। तो क्विक होगा, कैन लेवरेज डीप नॉलेज ऑफ द डोमेन एंड टेक्नोलॉजी। और उसके कॉन्स क्या क्या है, सब्जेक्टिव है, प्रोन टू बायस एंड कैन बी इनकन्सिस्टेंट, है ना, मतलब ज़रूरी तो नहीं कि जो वो बता रहे हैं वो सही ही हो सकता है उनके एक्सपीरियंस से उनके टाइम पर वो चीज़ ठीक थी, लेकिन आज के टाइम के अकॉर्डिंग वो ठीक ना हो, राइट। तो एक्सपर्ट जजमेंट भी कभी कभी गलत हो जाती है। एनालॉजी, कंपेयरिंग द करंट प्रोजेक्ट टू सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट, है ना, आप क्या करें, आप कंपेरिजन करें, आपके पास कोई सिमिलर टाइप का ही पास का प्रोजेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग आप अभी वाले जो प्रोजेक्ट है उसको कंपेयर करें, तो फिर अब आप साइज़ को एस्टिमेट करेंगे। तो आप इसके प्रोज और कॉन्स पढ़ लेना। नाउ सी डीकम्पोजिशन, यहाँ पर क्या होता है कि आप क्या करेंगे, आपको जो प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में बांट देंगे और फिर उन छोटे टुकड़ों का क्या साइज़ रहेगा उसको, है ना, इंडिविजुअली आप उसके साइज़ को मेजर करेंगे और फिर पूरा उसको जोड़ के बताएंगे कि हाँ इतना साइज़ हो सकता है। सी एल्गोरिथम मॉडल्स, तो यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज टू एस्टिमेट द साइज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। आपने कोकोमो मॉडल पढ़ा था, तो कोकोमो मॉडल में आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज़ करते थे अपने साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए, तो आप वही करेंगे यहाँ पे। और उसी कॉस्ट एस्टिमेशन, अभी ये जो हमने पढ़ा था ये था आपका साइज़ एस्टिमेशन। क्या था, साइज़ एस्टिमेशन,
ये पता करना कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, जो भी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं उसका कितना साइज़ रहने वाला है। अभी हम पढ़ेंगे उसका क्या कॉस्ट रहने वाली है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन एम्स टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर। पूरी क्या कॉस्ट लगने वाली है डेवलपमेंट में और डिप्लॉइंग में, तो वो होती है आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट के कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए क्या क्या हार्डवेयर आप इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे ना आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट क्या होगी, क्लाउड सर्विसेज, होस्टिंग, इन सारी चीज़ों की कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट होती है ना, आप जो लोग मीटिंग्स करेंगे, आप लोग इधर से उधर ट्रैवल करेंगे तो उसकी भी कुछ कॉस्ट होगी। कंटिजेंसी कॉस्ट होगी आपकी, है ना, एक्सपेंसेस की, रिस्क की, ये सारी चीज़ों की, है ना, रिस्क भी कुछ हो सकता है भाई, तो उसकी भी आप कॉस्ट लेंगे। ट्रेनिंग कॉस्ट आप लेंगे और सॉफ्टवेयर कॉस्ट आप लेंगे, लेबर कॉस्ट आप लोग लेंगे। तो ये सारी कॉस्ट जो है वो आप, आई होप आपको समझ आ रही होंगी, इतनी कुछ गलत वाली नहीं है कि मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़े। ये आपके कॉस्ट के कंपोनेंट्स होंगे, इन सारे कंपोनेंट्स के आप कॉस्ट को लिख के ऐड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ टोटल कॉस्ट जो है वो मेरी इतनी बैठ रही है। कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स एनालिसिस, तो सबसे पहले बॉटम अप एस्टिमेशन आप करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे, राइट। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन आप करेंगे, एक्सपर्ट जजमेंट आप लेंगे, एनालॉजी आप करेंगे। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होती है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड सीक्वेंसिंग project activities, allocating resources and establishing start and finish dates to ensure timely project completion। तो शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है आपने सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं, है ना, कि क्या आप कब स्टार्ट करेंगे, है ना, आपका पहला सेशन कब फिनिश होगा, राइट, ऐसे ही आपका सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, और फिर उसके बाद आप कब तक एंड कर देंगे। यहाँ पे आप सब क्या लिखेंगे, आप इनकी डेट्स लिखेंगे, रेस्पेक्टिव डेट्स आप लोग लिखने वाले हैं, तो उसको हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कहते हैं। इफेक्टिव प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग फॉर टाइमली एंड एफिशिएंट आउटकम्स, मेंटेन कंट्रोल, है ना, जो भी आपने लाइन दी है ना आप उसको कंट्रोल करके रखेंगे, इस डेट तक ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए तो फिर होनी ही चाहिए। देन आपके पास मैनेज रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए आप उनको मैनेज करके रखें। देन आपके पास मिनिमाइज डिलेज, जो भी डिलेज हो रही हैं, जो भी जिस भी वजह से हो रही है आप उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। इंप्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ठीक से करें, आप लोगों को बताएं, है ना, आपके जो टीम मेट हैं आप उनको बताएं कि आपको इस डेट तक ये चीज़ कंप्लीट करनी है, ओके, और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं। देन आपके पास मीट डेडलाइंस, और जो भी डेडलाइंस आपने लिखी हैं उसको आप मीट करने की पूरी कोशिश करें। नाउ सी मेजरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू डिलीवर हाई वैल्यू सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं। These metrics provide insights into the development process, allowing for continuous improvement and better decision making. However, it's important to select the right metrics and interpret them carefully, as a single metric really tells the whole story। तो आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है उसको फाइंड आउट करना है, तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को ही फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, बढ़िया है या नहीं, तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं है आगे काम करने का। ना उसी एंश्योरिंग कंप्रहेंसिव सॉफ्टवेयर क्वालिटी थ्रू की एट्रीब्यूट्स, आप फंक्शनैलिटी चेक करें, आप रिलायबिलिटी चेक करें, आप यूजेबिलिटी चेक करें, आप एफिशिएंसी चेक करें, आप मेंटेनेंस चेक करें। ये सारी चीज़ें जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी अच्छी है या गुड है या एवरेज है या फिर बिल्कुल ही बेकार है। आपको ये सारी चीज़ें इनकी ही हेल्प से पता चलेंगी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स, टाइप्स, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक। अब ये सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स, आप क्या करें, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स बनाएं, सर्वेज करें, फीडबैक फॉर्म्स लें, राइट। रिलायबिलिटी मैट्रिक्स, आप रिलायबिलिटी मैट्रिक्स क्रिएट करें, मेंटेनेबिलिटी मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें ना आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो ये टॉपिक्स है ना, एट्रीब्यूट्स हैं, आप इन सारे एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखें और उनके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर अपना डाटा फेच करें, अपना जो सॉफ्टवेयर है ना उससे रिलेटेड फीडबैक्स लें, फॉर्म्स भरवाएं लोगों से, या खुद ही आप उसको यूज़ करके देखें, है ना, आपकी टीम्स में जितने लोग हैं उनसे यूज़ करवा करके देखें, और फिर आप ये डिसाइड करें, एक रिपोर्ट बनाएं और फिर उसको एनालाइज करें, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट। नाउ सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या टूल्स चाहिएंगे, स्टैटिक एनालिसिस टूल, राइट, टेस्ट ऑटोमेशन टूल्स, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स, डायनामिक एनालिसिस टूल्स, बग ट्रैकिंग सिस्टम, ये सारे टूल्स आपको आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें आपकी हेल्प करेंगे, राइट, और आपको ये चाहिए होंगे। नाउ सी सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी क्या होती है हमें यहाँ पर ये समझना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी की। सो सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट at which a software development team delivers working software that meets the needs of its stakeholder, right। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो एक टीम है वो कितने टाइम में वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बना देगी, राइट, ताकि वो जो उसका
स्टेक होल्डर है उसकी नीड से वो मीट कर सके, यानी मतलब कि कंप्लीटली आपका जो सॉफ्टवेयर है कब तक बन पाएगा। इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज टीम स्किल्स, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, टूल्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्टिविटी है सॉफ्टवेयर की वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगी कि आपकी जो टीम है वो कैसी है, टीम की स्किल्स कैसी हैं, डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा है, और टूल्स आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इन सारी चीज़ों पर आपके सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो आई होप आपको समझ आया कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी क्या होती है। नाउ सी मैट्रिक्स फॉर मेजरिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट वेरिएंस है ना, आप कॉस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। फंक्शन पॉइंट्स है ना, आप फंक्शन के जो पॉइंट्स हैं जितने भी, राइट, आप उसको चेक कर सकते हैं टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है या नहीं। और कौन क्या रिक्वायर्स एक्सपर्टीज़, कि यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी है वो चेंज होती रहती है। स्टोरी पॉइंट, सो इट मेजर्स वैल्यू डिलीवरी है ना, तो ये आपके स्टोरी पॉइंट्स में आ जाता है। थ्रूपुट क्या क्या है ना, आपको क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी पड़ रही हैं तब जा कर के आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट हो रहा है ना। कोड चर्न, इन सारी चीज़ों से आप क्या करेंगे, आपको जो सॉफ्टवेयर है उसकी प्रोडक्टिविटी को हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, है ना। देन आपके पास लीड टाइम, इट मेजर्स एफिशिएंसी है ना। और कौन से क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि लीड टाइम को चेंज कर रहे हैं, वेरी करवा रहे हैं, तो जो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी लेस है, राइट। साइकिल टाइम है ना, आप उसकी स्पीड को मेज़र करें। और लाइन्स ऑफ कोड, कितना ज़्यादा लाइन्स हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो कोड है जितना ज़्यादा लंबा होगा, है ना, मतलब कि आप ऐसे समझे ना कि पर्टिकुलर किसी भी काम को करने के लिए, सपोज मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है ना, राइट, और आपको पूरे कोड में ये काम 3 से 4 बार करना है। सपोज आपके किसी भी काम में आपको किसी भी नंबर को 3 से 4 बार ऐड करना है, तो 3 से 4 बार एडिशन का प्रोग्राम बार बार लिखने से बेहतर है कि आप एक बार उसका एक फंक्शन बना लें और उस फंक्शन को जितनी बार भी आप चाहें आप उसको कॉल लगाएं, यूज़ करें, है ना। तो इस तरीके से आप लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर देंगे, तो इससे आप अपने सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेजर कर सकते हैं। नाउ सी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि आपका प्रोडक्टिविटी है सॉफ्टवेयर की उसको इन्फ्लुएंस, अब आप लोगों ने पहले भी देखा था, राइट, डेफिनेशन में ही, तो वही सब है। टीम स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक स्किल्ड आप टीम अपने साथ ले रहे हैं जिसमें जितने भी पर्सनल हैं टीम के वो बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड हैं अपने अपने प्रोफेशन में, अपनी अपनी फील्ड में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा रादर देन द टीम विच हैज़ एवरेज टाइप ऑफ टीम, राइट। तो उसका तो थोड़ा सा कम ही होगा ना प्रोडक्टिविटी। यानी आपके पास डेवलपमेंट प्रोसेसेस, जो आपने प्रोसेसेस यूज़ किए हैं पूरे डेवलपमेंट के जर्नी में, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। अगर आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो ठीक नहीं है ना, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर वो ज़्यादा थ्रूपुट्स ले रहा है या फिर वो ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा है, तो ऑब्वियस रीजंस है कि आपका जो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे जाएगी। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, आप क्या क्या टूल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी एआई आ गया है, तो आप एआई को इंटीग्रेट करके अपना काम फास्टर कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर वही आप ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज़ कर रहे हैं और अपना काम जो है स्लोली कंप्लीट कर रहे हैं। देन है प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, आप अपने काम में एकदम अप टू डेट हैं, पर लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है तो फिर भी थोड़ा सा हो सकता है ना कि प्रॉब्लम आए, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम तो लगता ही है, बेशक आपके पास मैथ्स की सारी नॉलेज हो, पर लेकिन अगर क्वेश्चन लेंदी आएगा तो आपको टाइम तो लगेगा ही, है ना। नाउ सी टीम कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, अगर आपने जो टीम क्रिएट करी है वो आपस में एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाती है या फिर उनका एक दूसरे से तालमेल ठीक नहीं है, तो भी आपका जो प्रोडक्टिविटी है सॉफ्टवेयर की वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, है ना। क्योंकि अगर 2 लोग जब एक ही टीम में काम कर रहे हैं तो उन दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो दैट्स वाई आपका अगर टीम का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो फिर आपकी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी हार्म होगी। एंड देन वर्क एनवायरनमेंट, है ना, किस एनवायरनमेंट में आप लोग काम कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। अगर आपका इन्वायरमेंट जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ पे लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, शोर है, राइट, और आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आपका जो काम है वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। तो दिस इज़ द होल सिचुएशन।
यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बैलेंस किस तरीके से रखना है ना, उसको बैलेंस किस वे में रखना है। तो फोकसिंग सोनली ऑन प्रोडक्टिविटी कैन लीड टू पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड प्रोन एरर्स। Conversely, focusing solely on quality can lead to slow development cycles and missed deadlines, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वालिटी पर ही फोकस करें तो आप प्रोडक्टिविटी को छोड़ देंगे, पर अगर आप प्रोडक्टिविटी पर फोकस करेंगे तो फिर आप क्वालिटी को छोड़ देंगे, है ना। तो इन दोनों का बैलेंस बना करके रखना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पर यही सीखेंगे कि इनको जो है इम्पॉर्टेंट वे में किस तरीके से कि हम इसको बैलेंस बना करके किस तरीके से लेकर के चल सकते हैं। स्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, है ना, आप थोड़े से क्लियर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लिखें, कोडिंग गाइडलाइंस लिखें, उसके बाद आप ऑटोमेट टेस्टिंग कर दें। जो भी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं आप उस चीज़ को ऑटोमेट ज़रूर करें। नेक्स्ट है आपके पास कंडक्ट कोड रिव्यूज़। जितने भी कोड आप लोग लिख रहे हैं, है ना, जो भी आपने कोड लिखा है, कम लिखा है, ज़्यादा लिखा है, कोई मेथड लिखा है, कोई कुछ भी फंक्शन लिखा है, कोई भी ब्लॉक डाला है, उसको आप रिव्यू करें, चेक करते रहें। रीफैक्टर कोड, है ना, आपका जो कोड है उसको मेंटेनेबल बनाएं, उसको रीडेबल बनाएं, है ना, उसमें कमेंट्स पास करें। जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर भी डिफाइनिंग इंपॉर्टेंट है वहाँ पर डिफाइनिंग करें, है ना। कमेंट्स को बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोडिंग में आप कमेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं वो आपकी तो हेल्प करते ही करते हैं। वहीं अगर कोई नया आपके पास आपकी जगह पर कोई और डेवलपर आ रहा है या कोई आपका डेवलपर बस चेक करने के लिए आपका कोड पढ़ रहा है, तो अगर कमेंट्स होंगे उसको नहीं पता चलेगा कि किस सेक्टर में क्या हो रहा है, किस ब्लॉक में क्या काम हो रहा है। और कभी क्या होगा कि जब आप लंबा कोड लिखेंगे तो आप खुद भी भूल जाएंगे कि आपने इस ब्लॉक में क्या काम करवाया था, क्या कोड लिखा था, किस काम के लिए लिखा था। बेसिकली इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों को भी बात समझनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं ना तो उसको बहुत ध्यान से, राइट, उसमें आप पैसा लगाएं। अगर आप किसी चीज़ को दिल से सीखना चाहते हैं ना तो उसको सीखें, उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। वो वेस्ट नहीं होगा, वो इन्वेस्ट होगा। उस टाइम आपको लगेगा कि शायद हम वेस्ट करें, पर लेकिन वो इन्वेस्ट होगा, राइट। आप पैसा लगाएं, आप ठीक से सीखें चीज़ों को। तो इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और अभी आपका भी ट्रेनिंग फेज चल रहा है, आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें, राइट। नए नए स्किल्स सीखें, नई नई चीज़ें सीखें, इंटरव्यूज़ में जाएँ, सारी चीज़ें करें। यूज़ एजाइल मेथोडोलॉजीज, तो यही चीज़ें हैं भाई कि आप लोगों को फ्लेक्सिबल चीज़ें यूज़ करनी है। आइटरेटिव डेवलपमेंट में आपको ज़्यादा फोकस करना है। फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, दैट्स द ओनली थिंग विच यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ ऑल्सो, राइट। इम्प्रूवमेंट्स में आप फोकस करें। जितना ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट्स में फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपना स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ा लें। DRE और डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें से डिफेक्ट हटाते हैं। इसको पहले पढ़ लेते हैं। सो इट इज़ अ क्रूशियल सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक दैट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफेक्ट रिमूवल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, है ना, कि आप आपका जो पूरा लाइफ साइकिल है उसके दौरान, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप कुछ चीज़ क्रिएट करें तो उसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उन डिफेक्ट्स को आप पूरा किस तरीके से रिमूव कर पा रहे हैं, ये उसका मैट्रिक है। It indicates a proportion of defects detected and removed before the software is released to the end users. Okay, a higher DRE suggests a more robust development process with effective testing and quality assurance practices. It's a proactive measure focusing on preventing defects from reaching the customer. अब क्या करते हैं, कस्टमर से डिलीवर करने से पहले आप क्या करते हैं, वहाँ पर डिफेक्ट्स को रिमूव करते हैं, राइट। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें, एक छोटी सी डेफिनेशन है। सो DRE इज अ परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स डिटेक्टेड बिफोर सॉफ्टवेयर रिलीज कंपेयर टू द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बोथ प्री रिलीज एंड द पोस्ट रिलीज। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आपने जो भी आपके डिफेक्ट्स हैं जो कि आपने रिलीज से पहले फाइंड आउट कर लिए थे, उनको आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, यानी कि जो कि रिलीज के पहले और रिलीज के बाद हैं, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब भी तो आप परसेंटेज निकालेंगे। सो इट्स अ फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग दिस डिफेक्ट रिमूव्ड बिफोर रिलीज, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DR, है ना, और उसके बाद आप टोटल डिफेक्ट्स लिखेंगे यहाँ पे, आप पहले वाले भी और उसके बाद वाले भी, आफ्टर रिलीज भी, into 100 to calculating the percentage. So I am just writing DRE.
इस तरीके से आप आपका जो DR है उसको कैलकुलेट करते हैं। सो डिफेक्ट रिमूव्ड बिफोर रिलीज, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिटेक्टेड एंड फिक्स्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग, कोड रिव्यूज एंड अदर प्री रिलीज क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज। राइट, जितने भी आपके जो डिफेक्ट्स जो रिलीज से पहले ही आपने डिटेक्ट कर लिए हैं और रिमूव कर लिए हैं, वो सारे इस वाले फील्ड में आते हैं। टोटल डिफेक्ट्स, दीज आर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिटेक्टेड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द रिलीज। दिस इंक्लूड्स डिफेक्ट्स फाउंड बाय एंड यूजर्स थ्रू मॉनिटरिंग और थ्रू सिक्योरिटी ऑडिट्स, है ना, वो किसी भी तरीके से फाइंड किए गए हों, लेकिन अगर वो एक्टिविटी के बाद यानी कि रिलीज के बाद अगर वो फाइंड आउट किए गए हैं तो वो आपके आफ्टर कैटेगरी में ही आएंगे। ओके, नाउ सी अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ DRE। क्या फ़ायदा क्या है भाई DRE का? सबसे पहले है इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। हाई DRE इंडिकेट सक्सेसफुल डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, है ना। अगर आपका DRE ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने आपकी जो क्वालिटी है उसको बहुत अच्छे से, है ना, अश्योर किया है, बहुत अच्छी आपकी क्वालिटी, आपने मतलब कि डिफेक्ट्स को जो है अर्ली स्टेजेस पर ही फाइंड आउट कर लिया। सेकंड है आपका रिडक्शन ऑफ पोस्ट रिलीज डिफेक्ट्स, है ना। अगर आपका DRE अच्छा होगा तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद आपको डिफेक्ट्स थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। जब डिफेक्ट्स कम होंगे तो लोग उस पर ज़्यादा रिलाई कर पाएंगे। कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। ओके, एनहेंसमेंट ऑफ टीम प्रोडक्टिविटी, इनसाइट्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, असेसमेंट ऑफ टेस्टिंग इफेक्टिवनेस, है। आपको पता चलेगा कि आपने जो जो इसमें टेस्टिंग टेक्निक्स लगाई थी वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आगे भी हम इन सारी टेस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। सो DRE का मतलब बस यही है कि आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी डिफेक्ट्स हैं जो कि आपने रिलीज से पहले फाइंड आउट करे हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल डिफेक्ट से, है ना। तो अगर DRE ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है बहुत अच्छे से क्वालिटी को चेक किया है ना। आपकी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, आपने टेस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से करी है। जिस भी सॉफ्टवेयर कंपनी ने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है वो बहुत अच्छी कंपनी है, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। DRE को कौन इन्फ्लुएंस करता है? डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम, है ना। आपके पास एक ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि आपके डिफेक्ट को ट्रैक करेगा। टेस्टिंग प्रैक्टिसेस, आप कौन सी टेस्टिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं, वो नई है, पुरानी है, सही है, गलत है, ये सारी चीज़ें। कोड रिव्यू प्रैक्टिसेस, है ना। अभी आपने कोड लिख दिया, उसके बाद आपको उसको रिव्यू करना है, तो आप किस तरीके से रिव्यू कर पा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से रिव्यू किया है तो आपको डिफेक्ट्स के बारे में पहले ही पता चल जाएगा, पर अगर आपने ठीक से रिव्यू नहीं किया है तो फिर वो आफ्टर रिलीज आपको पता चलेगा। रिक्वायरमेंट क्लैरिटीज, अगर आपने रिक्वायरमेंट्स ठीक से लिखी हैं तो उसमें डिफेक्ट्स होने के चांसेस कम होंगे। टीम स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी टीम स्किल्ड ही नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं क्या, होंगे ही। राइट, नेक्स्ट है आपके पास डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। भाई अगर काम करने वाला है तो उसके पास उसका औजार भी तो होने चाहिए काम करने के, तो टूल्स और टेक्निक्स आप बहुत अच्छे वाले यूज़ करेंगे तो आपका जो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज, वही आप क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, आप क्या प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद है टाइम प्रेशर। अगर टाइम का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हो सकता है हड़बड़ी में आपका जो काम है वो थोड़ा सा कहीं से गलत हो जाए, कुछ डिफेक्ट्स उसमें हो जाए, कोई बात नहीं है, पर लेकिन अगर टाइम का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा तो आपका जो डिफेक्ट्स है वो बहुत अच्छे से रिमूव होंगे या फिर डिफेक्ट्स कम ही होंगे। नाउ सी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें बताएगी कि अगर हमारा DRE हाई होता है तो वो क्या होता है ना। 90% से अगर आपका DRE बड़ा है तो उसको हम हाई बोलेंगे। सो इट इंडिकेट्स अ हाईली इफेक्टिव डिफेक्ट रिमूवल प्रोसेस। द टीम इज डूइंग अ गुड जॉब ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट्स बिफोर रिलीज, है। तो आप समझें कि अगर आपने जो आपके डिफेक्ट्स हैं, जो आपका DRE है वो 90% से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हम आपकी जो टीम है वो डिफेक्ट्स को बहुत ढंग से रिलीज़ कर पा रही है, वो डिफेक्ट्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रही है, रिमूव कर पा रही है रिलीज़ होने से पहले। देन है आपके पास मॉडरेट DRE, ये 70 से 90% के बीच में कहीं पे लाएगा। इट इंडिकेट्स अ रीजनेबली इफेक्टिव डिफेक्ट रिमूवल प्रोसेस, है ना। देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़। अगर मॉडरेट है तो ठीक है,
इतना गलत भी नहीं है, पर लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। लो DRE अगर 70% से नीचे है तो इसका मतलब कि आपका जो डिफेक्ट रिमूवल सिस्टम है, प्रोसेस है, वो थोड़ा सा लेस इफेक्टिव है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर एस्केपिंग फ्रॉम प्रोडक्शन विच कैन लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज सपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पर क्या है, लो DRE का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है आपने उसको ठीक से चेक नहीं किया, उसमें डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा ही रह गए। ये आपका डायग्राम है, आप इसको देख लेना, लो DRE, मॉडरेट और हाई DRE से रिलेटेड। और ISO क्या होता है ये भी समझते हैं। सो ISO और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, standards are internationally recognized consensus-based frameworks that provide requirements, specifications, guidelines, or characteristics that can be used consistently to ensure that materials, products, processes, and services are fit for their purpose. They are typically process-focused and aim to achieve a consistency and standardization across various organizational functions. तो ISO standards, राइट, यहाँ पे सारे के सारे आपके रूल्स होते हैं, आपके रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी होती हैं। सो ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल कंसिस्टेंसी थ्रू ISO स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क requirements, the specific criteria and conditions that must be meet to ensure quality and consistency। कुछ आपका जो requirements है उससे related कुछ frameworks होंगे, कुछ rules होंगे, कुछ regulations होंगे जो लिखे होंगे, और उनके according अगर आप काम करते हैं तो आपका जो quality है, consistency है, वो बढ़िया होगी। Specifications, detailed description and technical parameters that guide the implementation of standards। किस तरीके से आपको standards को implement करना है उसके लिए description है, guidelines it recommended practices and advice to help organization achieve standardization। किस तरीके से आपको standardization achieve करना है उससे related आपके पास यहाँ पे advices हैं, प्रैक्टिसेस हैं, किसको आप फॉलो करें, किस प्रोसेस को आप फॉलो करें, किन रूल्स को आप फॉलो करें, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन द नेचर ऑफ द स्टैंडर्ड्स, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ सी ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। Okay, so it specifies requirements for a quality management system to consistently provide products and services that meet customer and regulatory requirements, focuses on customer satisfaction, continuous improvement in process management. So impact on organizational growth, it improved customer satisfaction। ISO 9001 में क्या क्या है, उससे क्या हुआ है हम ये पढ़ रहे हैं, उससे कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव हुआ है, एफिशिएंसी बढ़ी है, एरर जो है वो कम हुए हैं, एंड बेटर ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस। Demonstrates commitment to quality which can attract new customers and partners, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि हम क्वालिटी के साथ आपको कमिटमेंट देते हैं by using ISO 9001। ISO 27001 Information Security Management System, it specifies requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management system। ये information security management system it protects the confidentiality, integrity and availability of information assets, राइट। इसका इम्पैक्ट क्या है, इट एनहेंस सिक्योरिटी पोस्चर, रिड्यूस रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस, इम्प्रूव्ड कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड इंक्रीज ट्रस्ट फ्रॉम कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो ISO 27001 का यूज़ करने का मतलब है कि आप सिक्योरिटी रिलेटेड काम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं वहाँ पर जो काम है वो सिक्योर है। अगर हम ISO 27001 का यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किस पर, हम सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपका डेटा ब्रीचेस होने के चांसेस बहुत कम होंगे, डेटा की चोरी नहीं होगी। आपके पास ISO 20000, so it's a IT service management, it specifies requirements for an IT service management system, है ना, to deliver high quality IT services, मतलब कि IT सर्विसेज से डील करता है। इसका इम्पैक्ट क्या था, इम्प्रूव्ड IT सर्विसेज डिलीवरी, इनहेंस एफिशिएंसी, रिड्यूस IT इंसिडेंट्स एंड बेटर अलाइनमेंट ऑफ IT विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, है ना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपको किस तरीके से बिजनेस में यूज़ करना है, उसके यूज़ करने से क्या क्या चीज़ें आप अवेल करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। Now ISO 14001 Environmental Management System, it specifies requirements for an environmental management system to manage environmental responsibilities in a systematic manner। यहाँ पे क्या हो रहा है, environmental, जब आप environment से आप ISO 14001 का यूज़ कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, it enhance environmental performance, reduce environmental impact, improved compliance with regulations and increase ब्रांड रेपुटेशन, है ना। आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये चारों का कुछ है छोटा छोटा सा
की पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लेना, आपको ये याद रह जाएंगे। Now see key characteristics of ISO standards for global compliance. Process orientation है, right? Focuses on establishing and maintaining effective processes. Auditability, designed to be auditable by third party certification bodies, है ना, मतलब कि थर्ड पार्टी का यहाँ पर होना जरूर है, वो जो है ऑडिट वगैरह सेंड करेंगे, तो इसलिए थर्ड पार्टी भी यहाँ पर होती है। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, वाइडली एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड इंटरनेशनली, है ना, सब लोग इसको मतलब कि ग्लोबली ये एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा बना दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्लोबली रिस्पेक्ट। नाउ सी जेनेरिक एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल साइजेस एंड टाइप्स, हर कोई उसको यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो कि ऐसे हवा में ही लिख दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें एप्लीकेबल है। रिक्वायरमेंट बेस, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी मीट टू अचीव सर्टिफिकेशन, है ना, अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, है ना, सर्टिफिकेट से तो होता है ना कि हमारे पास ISO इसका सर्टिफिकेट है या फिर हमारे पास ISO इसका सर्टिफिकेट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। एक तो अगर मैं इसको सम अप करूँ सारी चीज़ों को, यहाँ पर आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने पढ़े हैं, तो ISO 9001 का सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप क्वालिटी के साथ बोलें कि हाँ, हम जो है क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। अगर आप ISO 27001 का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप कहेंगे कि हाँ, हम ज़्यादातर सिक्योरिटी पर ही फोकस करते हैं। आप ISO 20000 का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप IT सर्विसेज को डिलीवर करवाएंगे ना, आप मतलब कि अपने कंटेंट में, आप अपने सॉफ्टवेयर में, अपने बिजनेस में IT सर्विसेज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट 14001, यानी कि आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आप यहाँ पर करेंगे, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पर। नाउ सी CMMs, तो CMMs आर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स दैट डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेसेस, दे डिफाइन अ सीरीज ऑफ मैच्योरिटी लेवल्स दैट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। CMMs provide a roadmap for organizations to improve their processes incrementally and systematically. So I hope आपको इसके definition से समझ आया होगा कि CMM क्या होता है। तो CMM का बेसिक काम यही होता है कि आपका जो है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, हम इसको बोलते हैं, CMM की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। आई एम जस्ट राइटिंग कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि आपका जो भी ऑर्गेनाइज इंक्रीमेंटली आप उसे समझे कि वो कुछ इस तरीके से वो बढ़ता जाता है ना, या फिर वो आप इस तरीके से समझे, इस तरीके का उसका जो है ग्राफ होता है, वो ऐसे धीरे धीरे इंक्रीमेंट्स में बढ़ता है, राइट। तो यही होता है पूरा CMM में। यहाँ पे देखें आप कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का। तो सबसे पहले आपका CMM का रोड मैप, तो यहाँ पे क्या होती है, आपके पास गाइडलाइंस होती हैं कि आपको किस किस तरीके से सिस्टमैटिक डेवलपमेंट करनी है या सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट करनी है। मैच्योरिटी लेवल्स होते हैं, स्टेजेस आपको मिलते हैं कि आप पहले इस स्टेज पर जाएं, फिर उसके बाद आप इस स्टेज पर जाएं, फिर आप इस स्टेज पर जाएं, तो इस तरीके से आपके पास स्टेजेस होते हैं। देन उसके बाद आपका क्या होता है कि एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेसेस, आपके जो प्रोसेसेस हैं उसका जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इम्पैक्ट बढ़ जाता है ना, मतलब कि आप इस तरीके से आप समझे कि आप थोड़े से बढ़ते जाते हैं, आप आपका प्रमोशन होता जाता है। सो कोर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट प्रोसेस इफेक्टिवली, और उसके बाद एंड में क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। Now see key CMMs relevant to software and organizational growth. सबसे पहले आपका CMMI Capability Maturity Model Integration, a comprehensive model that integrates various aspects of organizational performance including software development, service delivery and supplier management, defines 5 maturity levels, है ना। यहाँ पर क्या है, आपका जो CMMI है इसमें आपके पास 5 maturity levels हैं जिनको हमको पढ़ना है, राइट। तो और किस तरीके से यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन होता है हम वो सीख रहे हैं, है ना। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन है इसका नाम, तो यानी कि चीज़ें किस तरीके से आपस में इंटीग्रेट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम वो यहाँ पर सीख रहे हैं। तो 5 मैच्योरिटी। नाउ सी हियर आर द लेवल्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, CMMI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, तो उसके ना सेवरल लेवल्स होते हैं।
तो वो सारे लेवल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है लेवल 1। लेवल 1 या फिर आप उसको इनिशियल फेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल ही ऐसे खुले हुए हैं, बदतमीज हैं, वो आपने उनको बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर रखा। बस कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है, आपको ये नहीं पता किसके बाद कौन सा करना है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस के बाद एक्चुअली में एग्जीक्यूट होगा, आपको कुछ भी नहीं पता। अभी सारी जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल ही बदतमीज हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, है ना, उनको कोई तमीज नहीं है, आप ऐसा समझिए। लेवल 2 जो होता है वो मैनेज्ड होता है, उसका नाम मैनेज्ड है। वहाँ पर हम काम भी यही कर रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट जो है उसको हम थोड़ा सा बेसिक सा मैनेजमेंट प्रोसेसेस हम वहाँ पे करेंगे, है ना। कुछ बेसिक टाइप के हम यहाँ पे मैनेजमेंट थिंग्स जो भी हैं वो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। थर्ड होता है आपका डिफाइंड। प्रोसेसेस आर स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर पहले आपने मैनेज कर दिया, अभी कुछ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना है, कुछ प्रोसेसेस जो होंगे उसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। लेवल 4 होता है आपका क्वांटिटेटिवली मैनेज। तो आपका जो लेवल 4 होगा वो होता है आपका क्वांटिटेटिवली मैनेज। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जितनी भी आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं आप उनको यूज़ करेंगे फॉर मेजरिंग कंट्रोलिंग योर प्रोसेसेस, है ना। तो यहाँ पर जो भी आपने स्टैट में जितने भी फॉर्मूला सीखे हैं, जितने भी थ्योरम सीखी हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ करेंगे टू मेजर एंड कंट्रोल योर प्रोसेसेस। फिफ्थ होता है आपका ऑप्टिमाइजिंग। यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, इम्प्रूव करेंगे, है ना, फीडबैक लेंगे, अपनी जो चीज़ें हैं उनको आप इम्प्रूव करते रहेंगे। तो ये आपके कुछ 5 लेवल्स हो गए हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन में। सबसे लेवल 1, तो लेवल 1 इनिशियल फेज होता है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो बस ऐसे ही घूम रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं है। उसके बाद लेवल 2 आता है आपके पास, वो मैनेज्ड होता है, वो थोड़ा सा मैनेज होता है। जितने भी आप बेसिक तरीके से अगर आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, अब वहाँ पर वो बेसिक तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। देन आपका लेवल 3 होता है, वो डिफाइंड होता है। उसमें क्या है, आप डेफिनेशंस दे रहे हैं, जितने भी स्टैंडर्डाइज लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। देन आपके पास क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप मैथ्स में जो आपके स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेज होते हैं, आपके स्टैटिस्टिक्स के थ्योरम्स होती हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हैं, राइट, टू मेजर एंड कंट्रोल योर प्रोसेसेस। एंड देन लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग, है ना। जो चीज़ें आपने करी हैं वो आपको फ्यूचर में भी करनी है। धीरे धीरे आपको आपका जो प्रोसेसेस है उनको और भी ज़्यादा इंप्रूव करना है बाय यूजिंग डेटा एनालिसिस एंड बाय यूजिंग फीडबैक्स। नाउ सी इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। इसका ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इट इम्प्रूव प्रोसेस एफिशिएंसी, रिड्यूस डिफेक्ट्स, enhance project productivity and increase customer satisfaction, provides a framework for continuous improvement and organizational learning। तो इन सारी चीज़ों से ये सारी काम होंगे, राइट। आपका जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो कम होंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोडक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी, है ना। आप प्रोडक्ट कर पाएंगे कि हाँ अगर इस तरीके से हमने काम किया है तो आगे हमको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा, राइट। और आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलेगा जिसके साथ आपका जो ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ती जाएगी, है ना, वो कंटिन्यूस रहेगी, इंप्रूवमेंट होता रहेगा चीज़ों में। पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, सो इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल यानी कि पैसा। Defines 5 maturity levels for workforce practices. Impact on organizational growth, it improved employee retention, enhances skills and knowledge and increased productivity। तो पीपल CMM में क्या होता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन्स है ना, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके कैपिटल के बारे में सोच रहे हैं, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो इसके भी 5 मैच्योरिटी लेवल्स ही होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चलती हैं चीज़ें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो एम्प्लॉय की रिटेंशन है वो बढ़ जाएगी, है ना। आपके एम्प्लॉय छोड़ के नहीं भागेंगे, वो वहाँ पर रहेंगे, काम करेंगे, उनकी जो स्किल है वो बढ़ जाएगी, उनकी नॉलेज है वो बढ़ जाएगी और उनकी प्रोडक्टिविटी भी साथ साथ बढ़ जाएगी। तो CMM में ये होता है। वहाँ पर हम मतलब कि ह्यूमन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तेरे आपके पास सॉफ्टवेयर CMM में क्या हो रहा है कि आप सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना। सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में जितने भी प्रोसेसेस हैं आप उनके ऊपर ज़्यादा जब फोकस करते हैं तो उसको आप सॉफ्टवेयर CMM बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट CMMs थे, राइट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था उसके तो मैंने आपको लेवल्स भी एक्सप्लेन किए, ये वाला, राइट। CMMI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। तो आपको आई होप सब कुछ समझ आया होगा। तो देखें कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स, ये वही है आपका CMMI, है ना। ये उसी के ही सारे जितने भी लेवल्स थे ये वो लेवल्स हैं। तो यहाँ पे छोटा छोटा करके आपको लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे एग्जाम के टाइम पे कि क्या था। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप ये वाला डायग्राम बना करके आना। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरीके से, बस आप इस तरीके से ध्यान रखना कि सबसे पहले
कि सबसे पहले आपका इनिशियल है, फिर उसके बाद आपका मैनेज्ड है, फिर उसके बाद आपका डिफाइंड है, और फिर उसके बाद आपका क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड है, और उसके बाद आपका ऑप्टिमाइजिंग है। तो ये सारे स्टेप्स आप लेवल्स इनको इसी ऑर्डर में ध्यान रखना, क्योंकि ये इसी ऑर्डर में आपका जो है जो इम्प्रूवमेंट है आपका वो होगा, राइट। नाउ सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। मैच्योरिटी बेस्ड होता है ना, आपके पास एक मैच्योरिटी लेवल होता है कि ये मैच्योरिटी लेवल्स के साथ आप गुजरेंगे। उसके बाद इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट होता है ना, धीरे धीरे आपके पास एक ऐसा रोड मैप होता है जिसके साथ आप जो है इंक्रीमेंट्स में इस तरीके से आप जो है इम्प्रूव करेंगे। नाउ सी प्रोसेस फोकस्ड होता है कि जो भी प्रोसेस है उसकी इफेक्टिवनेस पे आपको फोकस करना होता है, कि जो एक्चुअली में जो आपका प्रोसेस है ना वो एकदम ठीक तरीके से हो, उसमें कोई चीज़ गलत ना हो, वो एकदम सही हो, इस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं। नाउ सी असेसमेंट ड्रिवन, है ना। आप लोग क्या करेंगे कि आपका जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल आप किसी एक परफेक्ट मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचेंगे तो उसको आप इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे, फीडबैक लेंगे कि हाँ मैंने ये सब काम ठीक तरीके से किया है, ये वाला मैच्योरिटी लेवल जो है वो ठीक तरीके से कंप्लीट हुआ है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए आपको गाइडेंस मिलेगा, है ना, कि किस तरीके से आपका जो प्रोसेस है आपको उसको इम्प्रूव करना है, क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल थिंग्स आप कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी से और ठीक से इम्प्रूव हो। Now see which framework should we choose for process improvement. Now see क्या क्या फ्रेमवर्क हमको चूज करना चाहिए आपके प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के लिए, हमें वहाँ पे वो देखना है। सबसे पहले आपने ISO पढ़ा था, राइट, तो इसको हम कब चूज कर सकते हैं। सो आइडियल फॉर एक्सटर्नल कंप्लायंस, जब आपको किसी एक्सटर्नल कंप्लायंस के साथ जुड़ना है, जब आपको एक्सटर्नल कंपनी से बात करनी है या फिर आपके सॉफ्टवेयर जो है उसमें एक्सटर्नल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आप ISO को चूज़ करें। डेमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी, जब आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम क्वालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कि हमारा जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करती है, जब आपको ऐसा दिखाना हो तब आप ISO को चूज़ करें। एंड अचीविंग सर्टिफिकेशन फॉर मार्केटिंग, जब आपको मार्केटिंग के लिए कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है तब आप ISO को यूज़ करें। अब लोग जानते हैं ना कि जब भी टीवी पर आपने देखा होगा कोई भी ऐड आता है तो वहाँ पर लिखा होता है ना बाय सर्टिफाइड बाय ISO समथिंग लाइक दिस, है ना, 9001 ऐसे करके क्या होता है वहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड है, तो वो मार्केटिंग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बताते हैं ना, तो वो मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं। एड्स में जब ऐसा होता है किसी भी प्रोडक्ट को दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि इसका सर्टिफिकेशन हमको प्रोवाइडेड है, तो वो मार्केटिंग में आपकी हेल्प करता है। नाउ सी चूज CMM, आपको CMM कब चूज करना है। बेस्ट फॉर इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, जब भी आप चाहते हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो प्रोसेसेस हैं ना, आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेसेस है आप उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तब आप CMM को यूज़ करें। आपको किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ अपने लिए जब आप करना चाहते हैं तब आप CMM को यूज़ करें। बेंचमार्किंग अगेंस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, है ना, जो भी इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस है उनके अगेंस्ट जब आपको बेंचमार्किंग करनी हो, कुछ अलग ही चीज़ करनी हो, तब आप CMM का यूज़ करें। एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, और जब आप चाहते हो कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करती रहे, तब आप CMM को यूज़ करें, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, CMM में आप किसी को दिखा नहीं रहे कि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बस आप जानते हैं कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तब आप CMM को यूज़ करें। जब आप एक्चुअली में इम्प्रूव करना चाहते हैं बिना किसी को दिखाए हुए, तब आप CMM को यूज़ करें। और आप ISO को तब यूज़ करेंगे जब आपको दिखाना है सामने वाले को कि हाँ मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, राइट, कैपेबिलिटी तो मेरे पास है ही, और साथ साथ में मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है। जब आपको ये दिखाना हो तब आप ISO को यूज़ करेंगे। और उसी हाइब्रिड अप्रोच, हाइब्रिड वही दोनों को कंबाइन करना। सो कंबाइंस ISO फॉर फाउंडेशनल प्रोसेसेस एंड CMM फॉर मैच्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस। जब आप ऐसा चाहते हो कि आपके पास कोई नई फिल्म है ना, तो उसके ना जब फाउंडेशनल प्रोसेसेस हों, जो कि मतलब कि स्टार्टिंग वाला जो स्टेज है, वहाँ पर आप ISO को यूज़ करें, है ना, वहाँ पर आप ISO को यूज़ करें फॉर सर्टिफिकेशन। क्योंकि कुछ भी कर लीजिए, अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं दिखाएंगे, लोगों को नहीं दिखाएंगे कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो वो आप लोगों के प्रोडक्ट के पास नहीं आएंगे, आपके सॉफ्टवेयर के पास नहीं आएंगे। तो फाउंडेशनली आप क्या करें, ISO को यूज़ करें, और फिर आप CMM को यूज़ करें, उसके बाद आप CMM को भी यूज़ करें फॉर द मैच्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस, है ना, ताकि आपका जो मॉडल है वो इंक्रीमेंटली इम्प्रूव होता रहे, कॉन्टिन्यूसली वो इम्प्रूव होता रहे। तो इसलिए आप हाइब्रिड अप्रोच को तब यूज़ करें। तो बेहतर यही होगा कि आप हाइब्रिड अप्रोच को, क्योंकि हाइब्रिड अप्रोच में क्या हो रहा है कि आप दोनों ही मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, है ना, फाउंडेशन बिठाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, सर्टिफिकेशंस के लिए आप ISO यूज़ करें, और फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली आप CMM का यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये दोनों ही चीज़ें
क्लियर होंगी और पूरा यूनिट ही क्लियर होगा, तो इसके साथ आपका 6th यूनिट और आपका जो सब्जेक्ट है वो फिनिश होता है। अभी हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू ऑल लाइक द वीडियो। सो ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।